All right. So I see many of you have joined in. So we'll be beginning our class today, bache. We'll be beginning the topic of respiration. We'll start the class with the next topic, which is respiration. Bache, when we talk about respiration, respiration is a biochemical process which leads to production of energy. हमने बच्चे न्यूट्रिशन में क्या सीखा था? What we learned in nutrition? Nutrition is the process by which organisms obtain nutrients, and these nutrients are utilized to release energy for various activities. Some of these nutrients are utilized for growth. Some of these nutrients are utilized for repair of the body. ठीक है? So nutrients की जो requirement है हम बहुत सारी अलग-अलग activities में देखते हैं, पर जो एक major reason है that we require nutrients, that depends upon requirement of energy. अब अच्छा क्वेश्चन ये अराइज करता है कि न्यूट्रिएंट्स में से एनर्जी कैसे डिराइव होगी? हाउ विल वी डिराइव एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स? सो वजह फॉर दिस व्हाट हैपेंस? प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स. रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस बाय व्हिच एनर्जी इज रिलीज्ड. और आपके जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं, योर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, दे आर ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन if aerobic respiration is occurring, या anaerobic respiration में without the requirement of oxygen, they will break down to release energy. All right, so respiration को हम कैसे define करते हैं? How do we define respiration? Respiration is a biochemical process. Respiration is a biochemical process. Respiration is a biochemical. Respiration is a biochemical process in which respiratory substrates are broken down to release energy. अब अच्छे, what do we understand by the term respiratory substrates? Respiratory substrates का क्या मतलब है? बच्चे मेनली जो रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट यूज होता है वो होता है ग्लूकोज. पर बच्चे समटाइम्स ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ नीड, व्हेन देयर इज स्केर्सिटी, हमारी बॉडी में एक रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है, दैट इज ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन इज अ फॉर्म ऑफ फैट. That form is converted, glycogen is converted into respiratory substrates such as glucose. फिर उस ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज होती है. तो इट विल डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. पर जो मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो क्या है? दैट इज ग्लूकोज. ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. अब अच्छा, व्हेन यू टॉक अबाउट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए भी हम एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे जैसे हमने फोटोसिंथेसिस के लिए लिखी थी. So the chemical equation which represents respiration, all right, C6H12O6, this is glucose, which is our main respiratory substrate, plus oxygen. Okay, it will give us carbon dioxide, CO2, water, plus energy. और बच्चे ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है किस फॉर्म में रिलीज हो रही है? इट इज बीइंग रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ये बच्चे हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है. व्हेन माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कस्ड, माइटोकॉन्ड्रिया इज द ऑर्गेनेली इन व्हिच एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स, और वहां एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल जो है वो प्रोड्यूस होता है, व्हिच इज एटीपी. ओके, सो ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2, वाटर एंड एनर्जी. और एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ऑलराइट, सो दिस इज द इक्वेशन. इज दिस बैलेंस्ड? नो, दिस इज नॉट बैलेंस्ड. तो बच्चे इसको बैलेंस कैसे करेंगे? हाउ विल वी बैलेंस दिस इक्वेशन? वी हैव 6 कार्बन हियर,
अगर हम यहाँ 6 कार्बन लिख दें तो कार्बन बैलेंस हो गया. चेक दी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज 12, पुट 6 हियर. ओके, 6 वाटर हो गया. अब हाइड्रोजन बैलेंस है, कार्बन भी बैलेंस है. चेक ऑक्सीजन, 6 2s are 12, 12 plus 6 18. ओके, यहां मेरे पास ऑलरेडी 6 ऑक्सीजन है. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन पुट अ 6 हियर. अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया. सो ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन, glucose plus 6 oxygen gives us carbon dioxide, water and energy. Okay, Simran is asking in which form is water released. बचे, water is released internally. देखो, आपको एक चीज ये याद रखनी है, बायोकेमिकल प्रोसेसेस में बहुत सारे रिएक्शन हमारे सेल के अंदर हो रहे होते हैं. ऑलराइट, तो उसमें से जो कुछ वाटर रिलीज हो रहा है, दैट कैन बी रिलीज्ड व्हेन वी ब्रीथ आउट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. पर कुछ बचे वाटर जो है इंटरनली भी यूज हो सकता है सेल के अंदर या फॉर वेरियस अदर प्रोसेसेस. ऐसा नहीं है कि जो रेस्पिरेशन में जितना पानी बनेगा वो सब जब हम ब्रीथ आउट करेंगे तो पानी बाहर चला जाएगा. इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. ऑलराइट, सम ऑफ इट कैन आल्सो बी यूटिलाइज्ड इनसाइड द सेल और विद इन द ऑर्गेनिज्म. पर हम वाटर को रिलीज होता हुआ देख सकते हैं जब हम ब्रीथ आउट करते हैं. दैट इज मोर एविडेंट ड्यूरिंग विंटर टाइम्स में. ठीक है, इज दैट क्लियर सिमरन? ओके, सो वाटर जो है वो ब्रीदिंग आउट के टाइम वाटर वेपर के फॉर्म में जा सकता है बाहर, या उसमें से कुछ पोर्शन जो है वाटर का इंटरनली यूज हो सकता है. ऑलराइट, सो सिमरन इज गिविंग अ थम्स अप, सो आई विल टेक इट एज इट इज क्लियर. ऑलराइट, चलो. सो बच्चे, आई विल बी जस्ट क्विकली गोइंग बैक टू योर एनसीईआरटी बुक. एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी दी है रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग. अब बच्चे, दिस एक्टिविटी 6.4, आई थिंक ये मैंने बहुत बार अब बोल दिया है कि आप कोई भी एक्टिविटी छोड़ नहीं सकते. ऑल एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आई हैव टेकन अ वेरी बैड कलर, लेट मी जस्ट पिक अप अ गुड कलर. ओके, दिस वन. ऑलराइट, एक्टिविटी 6.4. जस्ट अ मोमेंट. हाँ जी सिमरन, बोलो. Sir, what's the difference between biochemical and biogeochemical processes? ओके, बायोकेमिकल और बायोजियोकेमिकल का क्या मतलब? बच्चे, व्हाट इज ज्योग्राफी? Sir, relating to the earth. Related to the earth. Then what is biogeochemical? Sir, related to bio and earth, bio and geography. Related to bio and geography. Okay. बायोजियोकेमिकल रिएक्शंस का क्या मतलब है, या बायोजियोकेमिकल प्रोसेसेस का क्या मतलब है? These are biological processes which are occurring you can say within the earth or to sustain the earth. For example, nitrogen cycle. Can you call it a biogeochemical cycle? Yes, nitrogen sir. cycle. Why? So because it is taking place on the earth. It is taking place on the earth. Yes, it is sir. taking place for the sustenance of the ecosystem. अगर बच्चे नाइट्रोजन साइकिल नहीं चलेगा तो हमारी बायोलॉजिकल साइकिल्स ही खत्म हो जाएंगे सारे. राइट, नाइट्रोजन जो साइकिलिंग होती है, नाइट्रोजन साइकिल, उसकी वजह से हमारे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल. सो ये जो साइकिल है, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इनको हम क्या कहते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. बायोकेमिकल का मतलब है केमिकल रिएक्शंस अकरिंग विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो बायोकेमिकल रिएक्शन, रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन, nitrogen cycling is a biogeochemical reaction or a cycle. Is that clear? Yes, sir. All right, ठीक है. चलो, तो बच्चे, we are going to pick this activity 6.4. ये हम डिस्कस करेंगे. तो बच्चे, in this activity what we have to do, we have to prove that when we breathe out carbon dioxide is given in high concentration. जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हाई कंसेंट्रेशन में हमारे सिस्टम से बाहर आती है. ये हमें प्रूव करना है इस एक्टिविटी में. ऑलराइट, तो बच्चे, इस एक्टिविटी को दो तरीके से करेंगे. यहां हमारे पास दो सेटअप हैं. ओके, फर्स्ट सेटअप इज यू हैव लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब और आपके पास एक पिचकारी है. You can even take a syringe. आप एक सिरिंज भी ले सकते हो. ऑलराइट, दूसरा हमारे पास क्या सेटअप है? We will breathe out with help of
आर माउथ, माउथ से बाहर ब्रीद आउट करेंगे। ये हमारे दो सेटअप है, दोनों में लाइम वाटर है। अब बच्चे व्हाट इज लाइम वाटर? लाइम वाटर इज सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चे दिस इज एक्चुअली यूज्ड फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑलराइट, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, जब आप सिरिंज से, फर्स्ट कंडीशन में हम सिरिंज या पिचकारी से एयर को ब्लो करेंगे, ओके, टेस्ट ट्यूब के अंदर। दूसरी कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, हम माउथ से एयर को ब्लो करेंगे बाहर। तो बच्चे दोनों कंडीशन में एयर जो आप सिरिंज से पुश करोगे उसमें भी CO2 है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर को आप पुश आउट कर रहे हो। माउथ से जो आप एयर बाहर एक्सेल करोगे उसमें भी CO2 है। दोनों में आपका लाइम वाटर क्या होगा, इट विल टर्न मिल्की। पर बच्चे ज्यादा मिल्की किसके अंदर होगा, इट विल बी इन बी वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर ज्यादा मिल्की कंडीशन बनेगी। ओके, और इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि बच्चे व्हेन वी ब्रीद आउट उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। रेस्पिरेशन की वजह से जो हम एयर ब्रीद आउट करते हैं उसमें CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। सो इन सेटअप बी यू विल ऑब्जर्व मोर मिल्की अपीयरेंस एंड इट विल हैपन मोर क्विकली। ऑलराइट, हाँ जी सुनिश्च बोलो। सर जैसे माउथ से करते हैं सर, लाइम वाटर को हम सर सोडा भी कह सकते हैं? बेटा लाइम वाटर जो है ना, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना सोडा है। में भी सर वैसे बबल्स बनते हैं जैसे हम लाइम वाटर में कह सकते हैं सर, जैसे अपने बताइए एग्जांपल सर एक्टिविटी के थ्रू। बच्चे आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग। आप ये बोल रहे हो कि जो लेमन वाटर होता है? सर नो, सोडा 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 तो नहीं। सोडा में भी वैसे, सोडा में वैसी बबल्स वगैरह बनते हैं सर, इसलिए पूछा मैंने। बच्चे सोडा वाटर और लाइम वाटर में बहुत फर्क है। सोडा वाटर तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी में डिसॉल्व है वो है। हम यहाँ जो लाइम वाटर की बात कर रहे हैं ये है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने पानी में मिक्स किया है, उसको हम लाइम वाटर कह रहे हैं, ठीक है। हमें ये नहीं कंफ्यूज होना कि ये नींबू का पानी है या सोडा वाटर है, ये वो नहीं है। ओके, ओके सर, ऑलराइट। थैंक यू। तो इसमें जो लाइम वाटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमने मिक्स किया, ऑलराइट, और इसके थ्रू जब हम एयर को ब्रीद आउट कर रहे हैं तो हमारा लाइम वाटर मिल्की हो गया। ओके, आई जस्ट ऑलराइट। ख्याति ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो क्या होता है। ऑलराइट, आई विल जस्ट क्विकली राइट दिस इक्वेशन फॉर यू। बच्चे वी आर टेस्टिंग फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, टेस्ट फॉर CO2 गैस। बच्चे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये केमिस्ट्री में भी यूज होगा। तो टेस्ट फॉर CO2 हम क्या करते हैं, वी विल पास कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू सोल्यूशन ऑफ लाइम वाटर। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज कॉमनली नोन एज लाइम वाटर, पर ये सोल्यूशन किसका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिक्स्ड इन वाटर, एक्वस लिख देता हूं मैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज अ गैस। तो जब इन दोनों का रिएक्शन होगा इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज अ वाइट प्रेसिपिटेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज अ वाइट प्रेसिपिटेट, इसका कलर क्या है, वाइट कलर, प्लस वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, इट विल गिव मी कैल्शियम कार्बोनेट, वाइट प्रेसिपिटेट प्लस वाटर। अब बच्चे यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को इनिशियली पास करते हो तो यू विल गेट अ वाइट प्रेसिपिटेट, बट इफ यू कीप ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अर्चिशा ने आंसर दिया है लाइम वाटर विल टर्न क्लियर। ओके, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही। तो क्या होगा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ है व्हाइट प्रेसिपिटेट, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये रिएक्शन कैसे होगा, इफ वी पास एक्सेस ऑफ CO2, if excess CO2 is passed, what is going to happen? मान लो आप CO2 लगातार पास करते जा रहे हो, if excess CO2 is passed, जो आपका लाइम वाटर इनिशियली मिल्की हुआ था, ओके, if excess CO2 is passed, CaCO3 is converted into calcium bicarbonate, that is CaHCO3 twice.
और इसकी वजह से क्या होगा, सोल्यूशन विल बिकम क्लियर। ओके, या आप लिख सकते हो व्हाइट प्रेसिपिटेट विल डिसअपियर, व्हाइट पीपीटी फॉर्म्ड इनिशियली विल डिसअपियर। तो ये बच्चे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लगातार CO2 पास करते जाओगे तो क्या होगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट इनिशियली बना था it will be converted into calcium bicarbonate and white precipitate formed initially disappears. So this is something that we need to remember, it will disappear. अब इसके लिए हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, we will pick these products only, calcium carbonate plus water, CaCO3 plus water plus CO2, क्योंकि CO2 आप कंसिस्टेंटली पास करते जा रहे हो, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू फॉर्म कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3 ट्वाइस। ऑलराइट, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जब बनेगा बच्चे, दिस इज क्लियर, आपका सोल्यूशन क्लियर हो जाएगा, क्लियर सोल्यूशन। ओके, कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिसॉल्व्स, सो it will form a clear solution. ओके, तो आपका सोल्यूशन क्लियर हो जाएगा। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर्ड अप। अर्चिशा ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, लाइम वाटर टर्न्स क्लियर व्हेन CO2 इज पास्ड इन एक्सेस, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। ओके, अब चलते हैं बच्चे वापस एनसीईआरटी की बुक पे, जिस एक्टिविटी पे हम थे। तो बच्चे व्हेन वी ब्रीथ आउट CO2 कंसेंट्रेशन इज हाई, तो बच्चे यहां लाइम वाटर जो है ज्यादा मिल्की होगा, बी में, ए में भी मिल्की होगा पर बी में ज्यादा होगा। तो बच्चे व्हाट डज दिस प्रूव, दिस टेल्स अस दैट व्हेन वी ब्रीथ आउट द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is way more, comparatively more than air, than CO2 present in air. तो जब आप ब्रीथ आउट करोगे तो आपका लाइम वाटर बहुत ज्यादा मिल्की होगा इन सेटअप बी। Alright, and this also proves that during respiration carbon dioxide is produced. Alright, उसके बाद है बच्चे एक्टिविटी 6.5। बच्चे एक्टिविटी 6.5, this is describing fermentation, and बच्चे fermentation is a type of anaerobic respiration. fermentation क्या है, it is a type of anaerobic respiration. What do we understand by the term anaerobic? जहां ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, it is anaerobic respiration, यहां ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। Alright, so when you carry out fermentation of fruit juice or sugar solution, okay, what will happen after some time, अगर हम फ्रूट जूस या शुगर सोल्यूशन लें और उसके अंदर हमें क्या ऐड करना है, ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई, इसके अंदर फंजाई ऐड करेंगे ईस्ट। ओके, लीव इट फॉर सम टाइम, उसमें जो गैस बनेगी उसको अगर हम लाइम वाटर के थ्रू पास करें तो बच्चे यू विल गेट दी सेम रिजल्ट्स। व्हेन यू आर ब्रीदिंग आउट उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जब फर्मेंटेशन होगी विदाउट presence of oxygen or without requirement of oxygen, then also CO2 is produced. All right, this indicates respiration whether aerobic or anaerobic, carbon dioxide तो produce होनी है, products will be different, क्योंकि fermentation के अंदर क्या मिल रहा है, fermentation के अंदर आपको alcohol मिलेगी, this process is used in commercial preparation of alcohol. All right, तो जो smell है ना after fermentation occurs, जूस की जब fermentation होगी आपको उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी, पंजेंट स्मेल, दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बाय प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। सो दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो यहां डिफरेंस है, दिस इज एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन, ऊपर वाली एक्टिविटी में हम एरोबिक रेस्पिरेशन देख रहे थे, बिकॉज इन अस ह्यूमंस हमारे अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है पर दोनों के अंदर CO2 प्रोड्यूस हो रही है। दिस इज द थिंग वी नीड टू रिमेंबर। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी सिमरन,
बोलो। Anaerobic respiration takes place in human beings as well when there is absence of oxygen. बच्चे सी यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज नहीं होती. नाउ डिपेंडिंग ऑन वेदर ऑर्गेनिज्म कैन प्रोसेस अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो भी अलग अलग पार्ट्स है. वन इज ऑब्लिगेट, वन इज फैकल्टेटिव. ओके, हमें ये बात समझनी है कि जब हमारे मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उस टाइम पे हमारे मसल्स के पास उतनी सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होती कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन में जा सके. तो हमारे मसल्स में कौन सी रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है? एनारोबिक. ओके, तो दिस इज समथिंग विच विल डिपेंड और वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो फिर भी एरोबिक रेस्पिरेशन शो नहीं करते. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसमें और ऑक्सीजन की कमी जब होती है तब वो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं. पर बच्चे हमारी जो बुक है एनसीईआरटी उसमें उसको सिंपली एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो ऑक्सीजन यूज करता है वो एरोबिक है, जो ऑक्सीजन यूज नहीं करेगा दैट इज एनारोबिक. तो अभी हमें इसी तरीके से समझना है. दिस इज समथिंग विच विल बी कैटेगराइज्ड फर्दर व्हेन यू गो टू योर हायर क्लासेस. ऑलराइट, हमारे मसल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, एग्रीड. पर बच्चे उधर क्या कंडीशन है, हमारे मसल्स को उतनी जल्दी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती व्हेन वी आर डूइंग फिजिकल एक्टिविटी, तो देन दे हैव टू पुश देमसेल्व्स इनटू एनारोबिक रेस्पिरेशन. ऑलराइट, तो ये चीज हमें समझनी है. ओके, अगर हम ये बोलते हैं कि इट विल ऑलवेज अकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो गलत हो जाएगा. ये तो वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड कंडीशन टू कंडीशन. चलो, ऑलराइट, आई होप दैट इज क्लियर. सो आई गेट अ थम्स अप फ्रॉम सिमरन. तो आगे चलते हैं. ओके, ऑलराइट. अब अजय वी हैव टू टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, हाउ रेस्पिरेशन अकर्स. But I will be coming back to this flow chart. I'll just go back to my this page. All right, we are going to discuss the process of respiration, how respiration proceeds. All right, process of respiration. But if you remember, we did steps of photosynthesis. Something similar हम वैसे ही process of respiration को भी discuss करने जा रहे हैं. What are the different steps or how process of respiration occurs? We are going to divide it into certain steps. Okay, so bache, the first essential step that occurs during process of respiration, that is glycolysis. Okay, glycolysis, this is the first essential step in process of respiration. अब बच्चे हमें याद क्या रखना है, whether organism is aerobic, whether organism is anaerobic, चाहे एरोबिक है चाहे एनारोबिक है, ये स्टेप तो होगा ही. दिस इज द फर्स्ट एसेंशियल स्टेप. दिस इज गोइंग टू हैपन वेदर ऑर्गेनिज्म इज एरोबिक और वेदर ऑर्गेनिज्म इज एनारोबिक. तो बच्चे ग्लाइकोलाइसिस का क्या मतलब है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म ग्लाइकोलाइसिस. देखो लाइसिस तो हमें पता है ब्रेकडाउन, ग्लाइको ओके मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस इसका क्या मतलब है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? It means breakdown of glucose. What do we mean by glycolysis? It involves breakdown of glucose to form pyruvate molecules. अब अच्छा यहाँ एक एनटीएससी के लिए आप याद रख सकते हो कि जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है तो कितने पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं. ओके, आई विल जस्ट राइट इट डाउन. इट इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ओके, आई विल जस्ट राइट इट डाउन इन दिस वे ताकि जब आप पढ़ो तो याद भी रख सको. आप में से कुछ बच्चे एनटीएससी के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे. सो इट इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ओके, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होगा टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट. ओके, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा और उससे कितने पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2. ये हमें याद रखना है. दिस इज समथिंग विच कैन बी आस्क्ड इन एनटीएससी. आपसे यहाँ केमिकल फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ ऑब्जेक्टिवली पूछा जाएगा
कि अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है तो कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरुवेट के? इट कैन फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स, इट विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स। और ये रिएक्शन किधर होता है? वेयर डज दिस अकर? ओके, एंड इट इज अकरिंग इन, या इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ये रिएक्शन किधर होता है? इट विल अकर इन साइटोप्लाज्म, it occurs in cytoplasm. This reaction will occur in the cytoplasm of the cell. अब बच्चे आपके दिमाग में आ रहा होगा पायरुवेट क्या होता है? What is pyruvate? बच्चे जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, it is made up of 6 carbon molecules. When glucose breaks down, it will form pyruvate molecules, 2 pyruvate molecules. ये भी एक केमिकल कंपाउंड है, पर हर एक पायरुवेट मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल टूट के 2 मॉलिक्यूल बना रहा है, और हर एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन होंगे? 3। सो पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। पायरुवेट के अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन है। ग्लूकोज के अंदर एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? 6 कार्बन। इसमें आपको केमिकल फॉर्मूला वगैरह अभी कुछ नहीं करना है, यू हैव टू सिंपली रिमेंबर ऑब्जेक्टिवली ग्लूकोज मॉलिक्यूल breaks down to form 2 molecules of pyruvate. And where is it occurring? It is occurring in the cytoplasm. ये कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म के अंदर। और बच्चे देखो, यहां आपको कॉम्प्लेक्सिटी समझनी है। ये तो मैंने आपको सिंपली बोल दिया कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट बना देता है। ये जो स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, इसके अंदर 10 स्टेप्स होते हैं। इसके अंदर कितने स्टेप होते हैं? 10 स्टेप्स। इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। It is a biochemical reaction, glycolysis. Glycolysis एक biochemical process है। इसके अंदर 10 reactions हैं, तब glycolysis complete होती है। हमने तो simply बोल दिया कि ग्लूकोज टूटा, पायरुवेट बना, and this is what we have to learn as of now. When you go to higher classes and you pick up bio in +1, फिर ये वहां पूरी डिटेल में है। Alok is asking, is pyruvate breaking furthermore? Yes, it will go undergo further oxidations. ऑलराइट, पर वो कुछ ऐसी चीजें जो अब हमारे सिलेबस से बियॉन्ड है, ठीक है, अब हम उसे इतनी डिटेल में नहीं ले सकते। हमें ये याद रखना है कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा और वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलराइट, दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। अब बच्चे डिपेंडिंग वेदर ऑर्गेनिज्म इज एरोबिक और एनारोबिक, पायरुवेट के साथ क्या होगा? अगर ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन शो करेगा तो ये पायरुवेट किधर जाएगा? इट विल मूव इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। दिस पायरुवेट हैज टू गो इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। पर अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो ये पायरुवेट किधर रहेगा? इट विल रिमेन इन द साइटोप्लाज्म। तो बच्चे लेट्स फर्स्ट डिफरेंशिएट व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ये यहां लिख लेते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। ओके, जस्ट अ मोमेंट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फेट ऑफ पायरुवेट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टर्म। और कई बार ये क्वेश्चन में भी ऐसे ही पूछा जाता है, व्हाट इज द फेट ऑफ पायरुवेट। फेट का मतलब है पायरुवेट के साथ क्या होगा। अब अगर बच्चे ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑलराइट, एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसके अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन इज यूज्ड, oxygen is used for further reactions to release energy from pyruvate. बच्चे एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? ऑर्गेनिज्म क्या करता है? इट विल यूज ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? ऑर्गेनिज्म विल यूज ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम पायरुवेट। सो एरोबिक रेस्पिरेशन किधर होती है? वेयर डज दिस अकर? और इसके अंदर स्पेसिफिक फीचर क्या है बच्चे? इट रिप्रेजेंट्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन represents complete oxidation and releases maximum energy
फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अगर बच्चे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से टाइप की रेस्पिरेशन सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, किसमें मैक्सिमम एनर्जी निकलती है, तो उसका आंसर क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हेल्प्स इन रिलीजिंग मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ओके, होता कहां है ये? वेयर डज दिस अकर? बच्चे जो आपका ये पायरुवेट बना था साइटोप्लाज्म में, अगर ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन है तो ये पायरुवेट कहां जाएगा? फ्रॉम साइटोप्लाज्म इट विल मूव इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, पायरुवेट moves inside the mitochondria. Pyruvate is transported inside the mitochondria. पायरुवेट किधर जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एंड इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज ATP. तो बच्चे दिस इज हैपनिंग इन एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन है तो आपका पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और वहां मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी, एंड इट रिप्रेजेंट्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और ये प्रोसेस किधर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और उसमें एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी? इट वुड बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP. अब बच्चे अगर ऑर्गेनिज्म एनारोबिक है, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होनी है, तो इस पायरुवेट के साथ क्या होगा? बच्चे पायरुवेट विल रिमेन इन द साइटोप्लाज्म, क्योंकि जिन ऑर्गेनिजम्स में अगर हम ईस्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जैसा तो कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो उसके अंदर जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा वो किधर होगा? इट विल अकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म. So in organisms which show anaerobic respiration, organisms, okay Chirag, what here means completely oxidized? बच्चे completely oxidized का क्या मतलब है? बच्चे अगर आप ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देखते हो, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है ना, अगर आप उसको एफिशिएंटली ऑक्सीडाइज करो और उसमें से एनर्जी निकालो, तो जो मैक्सिमम एनर्जी उसके अंदर निकल सकती है दैट इज अबाउट 36 ATP. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36 ATP मॉलिक्यूल्स निकलते हैं एनर्जी के, और वो पॉसिबिलिटी किधर बनती है? सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में. सो दैट इज नोन एज कंप्लीट ऑक्सीडेशन. ग्लूकोज में से जो मैक्सिमम एनर्जी निकल सकती है वो किस प्रोसेस में निकलती है? एरोबिक रेस्पिरेशन में. अगर आप एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हो तो उसमें एनर्जी बहुत कम रह जाती है, पर ऑर्गेनिजम्स उसको करते हैं क्योंकि उनकी कम एनर्जी डिमांड होती है, वो कम एनर्जी से भी सरवाइव कर सकते हैं. हायर ऑर्गेनिजम्स में एरोबिक रेस्पिरेशन ही है क्योंकि वहां एनर्जी डिमांड ज्यादा है. तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन किसके अंदर है? एरोबिक के अंदर. अभी हम एनारोबिक डिस्कस करेंगे, वहां क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन. Alok, I agree with you. In cytoplasm, only 2 ATPs are released. Anaerobic respiration. पर बच्चे, we are talking about yeast. Yeast is a unicellular fungi. उसकी एनर्जी डिमांड कितनी ज्यादा है? Compare it to humans, other animals. We are made up of billions of cells. Can we survive only on 2 ATPs? Alok? Right. No, sir. तो यही तो रीजन है. हमारे अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ मसल्स में होती है, वो भी जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं. अदरवाइज वी आर डिपेंडेंट ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि 2 ATP से तो मेरा कुछ नहीं बनने वाला. ऑलराइट, पर यूनिसेलुलर फंजाई के अंदर चल जाएगा क्योंकि उनकी एनर्जी डिमांड बहुत कम है, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से सर्वाइव कर सकते हैं. ऑलराइट, चलो, सो वी विल क्विकली डिस्कस एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब बच्चे, एनारोबिक रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन? हियर ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड. यहां मुझे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है. जस्ट अ मोमेंट. हाँ जी आकृति. गुड इवनिंग सर. हाँ जी. सर मुझे, सर जो आपने बताया था 6 कार्बन ग्लूकोज का है सर,
सर वो जो 3 में चेंज हो सर उसके बाद नहीं समझ आया मुझे। बच्चे कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन वंस अगेन? सर आपने अभी ग्लूकोज के 3 स्टेप्स बताए थे। जो पहले जो ग्लूकोज कार्बन है, मतलब जो ग्लूकोज में 6 कार्बन है वो 3 पार्ट्स में 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होंगे फिर साइटोप्लाज्म में ग्लूकोलाइसिस की हेल्प से। सर इसके बाद सर क्या होगा उसका वो समझ में नहीं आया सर। बेटा देखो, एक सिंपल सी बात है, पायरुवेट तो बनना ही बनना है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो। पायरुवेट विल बी फॉर्म्ड, मतलब ग्लाइकोलाइसिस तो हो गई। अब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होनी है, वो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन यूज करेंगे, तो उनके अंदर क्या होगा? वो पायरुवेट किधर जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, स्लो प्रोसेस है पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, और उसमें मैक्सिमम एनर्जी निकलेगी। दैट अकर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इन एरोबिक रेस्पिरेशन। पर बच्चे अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, जैसे फर्मेंटेशन हो रही है ईस्ट के अंदर, तो आपका जो पायरुवेट फॉर्म हुआ है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ईस्ट के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। तो उधर क्या होगा? उधर एनर्जी रिलीज नहीं होगी, पर वहां ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही। तो आपका जो पायरुवेट है इट विल रिमेन इन दी साइटोप्लाज्म एंड इट विल अंडरगो दी प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, जो अभी हमने डिस्कस करना है। अब क्लियर है बात? यस सर। ओके, ऑलराइट। हाँ जी सुनिष्ठ। Sir, is aerobic respiration takes place in human beings? मुझे ह्यूमन बींग्स में एरोबिक रेस्पिरेशन ही है, जो हम नॉर्मली, अभी जैसे आप नॉर्मल बैठे हुए हो तो आप में एरोबिक रेस्पिरेशन चल रही है। पर अगर आप कोई फिजिकल Okay, एक्टिविटी करोगे, रनिंग करोगे, भागोगे, Yes, कोई sir. एक्सरसाइज करोगे, उस टाइम आपके Yes, मसल्स sir. में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। Okay, sir. ऑलराइट। अब बच्चे व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म एनएरोबिक रेस्पिरेशन? इसका क्या मतलब है? बच्चे ये वो रेस्पिरेशन है जहां ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, इट इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन in which oxygen is not used, ओके, यहां ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही, ऑक्सीजन नहीं यूज होगी। तो बच्चे अब ये प्रोसेस कैसे होगा? पायरुवेट के साथ मेरा क्या होगा? देखो, फेट ऑफ पायरुवेट लिखना है ना हमने। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो ये पायरुवेट किधर चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पर अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो इस पायरुवेट के साथ क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? एज इन केस ऑफ ईस्ट, बच्चे ईस्ट के अंदर हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। इसके अंदर हम पहली कैटेगरी डाल रहे हैं फर्मेंटेशन। दिस इज द प्रोसेस which is occurring in the east or it is carried out by east. okay, fermentation. तो fermentation में क्या होगा? ईस्ट। बच्चे ईस्ट इज कॉमन नेम, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? बायोलॉजिकल नेम इज सैक्रोमाइसिस। जस्ट अ मिनट, सैक्रोमाइसिस, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है, सैक्रोमाइसिस। कॉमन नेम इज ईस्ट। तो बच्चे ईस्ट और सैक्रोमाइसिस ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस करता है। फर्मेंटेशन कैसे होती है? ईस्ट इज एडेड टू एनी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट सच एज फ्रूट जूस, केन शुगर जूस एटसेट्रा। उस ईस्ट को हम उसमें ऐड करेंगे तो वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस कैरी आउट करेगा। फर्मेंटेशन में क्या होगा? पायरुवेट इज ब्रोकन डाउन, या आप लिख सकते हो पायरुवेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू ethanol, that is alcohol, CO2 and ATP। और जैसे आलोक ने लिखा था कि सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं इस प्रोसेस में, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। बहुत कम ATP बन रही है, पर बच्चे वो ईस्ट के लिए बहुत है।
क्योंकि ईस्ट इज यूनिसेलुलर, उसकी एनर्जी डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है, एनर्जी डिमांड कम है। ऑलराइट, तो हमें ये याद रखना है कि ये जो पायरुवेट है ईस्ट के अंदर विदाउट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है टू अल्कोहल, CO2 एंड ATP। ये प्रोसेस कहां होता है? इट इज अकरिंग विद इन दी साइटोप्लाज्म, इट इज अकरिंग विद इन दी साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, इट इज अकरिंग विद इन दी साइटोप्लाज्म। ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। ऑलराइट, दिस इज द थिंग वी नीड टू रिमेंबर, this reaction is occurring within the cytoplasm. All right, साइटोप्लाज्म के अंदर ये रिएक्शन होगा। अब इस प्रोसेस से what are you going to get? आपको क्या मिला? अल्कोहल, CO2 एंड ATP। एनर्जी बहुत कम मिली है पर दैट इज सफिशिएंट। अब कई बार क्या होता है बच्चे, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी, within the human beings also anaerobic respiration occurs, so that is something which is very special condition. Okay, in muscle cells के अंदर क्या होता है, what happens inside the muscle cells when we are engaged in any physical activity? जैसे मान लो बच्चे हम भाग रहे हैं, we are playing, उस टाइम क्या होता है, हमारे मसल सेल्स के पास सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं जाती, पर बच्चे हमें एनर्जी की जरूरत तो है, we are engaged in a physical activity, will be requiring energy. So bache, in that time, at that moment, our muscles undergo anaerobic respiration. पर बच्चे वो जो पायरुवेट है उससे अल्कोहल नहीं बनेगा हमारे मसल में, that will be converted into lactic acid. हमारा जो पायरुवेट है मसल्स के अंदर वो अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होगा, it will be converted into lactic acid. But yes, energy is also produced, less in amount, that is about 2 ATP, सिमिलर टू फर्मेंटेशन। तो मसल सेल्स के अंदर ये प्रोसेस कब होता है? ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी व्हाट हैपेंस? ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी our muscles engage in anaerobic respiration. Muscles undergo this process. Okay, just undergo this process लिख दिया मैंने. Okay, during physical activity muscles show anaerobic respiration, and बच्चे due to anaerobic respiration what happens? Lactic acid is formed. This leads to formation of lactic acid. This leads to formation of lactic acid. अब बच्चे यहाँ एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है? क्या हम लगातार किसी फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज कर सकते हैं? क्या हम लगातार किसी फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज कर सकते हैं? कैन वी कीप ऑन रनिंग विदाउट सीजिंग? रुके ही ना कभी? बच्चे दैट इज नॉट पॉसिबल. थोड़े टाइम के बाद हमारे मसल में, राइट, दीपिका इज सेइंग नो, आलोक इज सेइंग नो, दैट इज एब्सोल्युटली राइट. थोड़े टाइम के बाद बच्चे हमारे मसल में लैक्टिक एसिड की जब कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाती है, दैट लीड्स टू क्रैम्पिंग. आपने देखा होगा अगर आप किसी स्पोर्ट में पार्ट लेते हो, जैसे फुटबॉल खेल रहे हो, वॉलीबॉल खेल रहे हो, थोड़े टाइम के बाद आपके मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है. यू कैन नॉट कंटिन्यूअसली कीप ऑन रनिंग, आपको रुकना पड़ता है थोड़े टाइम के लिए. क्यों? क्योंकि हमारे मसल में लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट होने लगेगा एंड दैट विल लीड टू क्रैम्पिंग. Okay, so you cannot continuously keep on performing anaerobic respiration. You will have to stop. So this formation of lactic acid, जब इसकी concentration बढ़ती है, on increasing concentration या on increasing accumulation of lactic acid, on increasing accumulation of lactic acid, what is going to happen? क्या होगा बच्चे? Our muscles will cramp. Muscles start cramping. Okay, तो बच्चे ये चीज हमें याद रखनी है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन एक शॉर्ट टर्म तरीका है. ओके, एक शॉर्ट टर्म तरीका है जहां एनर्जी मिल सकती है, पर आप लगातार इससे एनर्जी नहीं ले सकते.
हमारा जो प्रीडोमिनेंट मेथड है रेस्पिरेशन का, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑलराइट, ये चीज हमें याद रखनी है। हाँ जी सिमरन बोलो। सर वी कैन नॉट डू एनी फिजिकल एक्टिविटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट सर एक बच्चा था बुधिया सर, उस वो तो लगातार भाग सकता था, मतलब उसमें फिर ऐसा क्या था? All right, I got your question. See, Simran, what we have to understand, बच्चे, there are many athletes who can run for 60 kilometers, 70 kilometer. क्या आप 70 किलोमीटर भाग सकते हो? नो। अब इसके पीछे क्या रीजन है? वो प्रैक्टिस करते हैं डेली बेसिस पे। आपने एक टर्म सुना होगा, एथलीट्स डेवलप स्टेमिना। स्टेमिना बिल्डअप करते हैं वो। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय स्टेमिना? स्टेमिना का क्या मतलब है? हम अपनी बॉडी को अडेप्ट कर रहे हैं। जो पर्सन रेगुलर एक्सरसाइज करता है, प्रैक्टिस करता है, बच्चे, उसके मसल्स उस तरीके से क्या हो जाते हैं? अडेप्ट हो जाते हैं। देयर मसल्स कैन टॉलरेट हायर कंसंट्रेशंस ऑफ लैक्टिक एसिड। पर अगर मुझे बोलोगे, मैं तो पता नहीं कितने साल हो गए भागा ही नहीं हूं, अगर मुझे बोला जाए मैराथन भाग लो, तो मैं तो आधा किलो क्या कहते हैं 500 मीटर के बाद ही गिर जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो प्रैक्टिस छोड़ दी, कुछ नहीं कर रहा मैं फिजिकल एक्टिविटी। तो बच्चे, हमारे मसल्स उस तरीके से अडेप्ट हो जाते हैं। आई विल गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। ये मैंने करीब 2 महीने पहले डॉक्यूमेंट्री देखी थी, और ये मैंने अपने अर्लियर क्लासेस के साथ भी शेयर किया था। सुपर ह्यूमन एक प्रोग्राम आता है, आपने देखा है डिस्कवरी पे? आई थिंक इट कम्स ऑन डिस्कवरी, सुपर ह्यूमंस, देखा है? उसमें एक पर्सन के बारे में बता रहे थे। बच्चे, वो कभी थकते ही नहीं है, जितना मर्जी भागे। अब उनके मसल्स के अंदर ये एबिलिटी है कि वो लैक्टिक एसिड को टॉलरेट कर सकते हैं, और उनके अंदर मसल्स के अंदर ऐसी एक्टिविटी होती है कि वो लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा अकुमुलेट होती ही नहीं है। सो ही कैन कंटिन्यूअसली रन, थकते ही नहीं है। पर बच्चे, वो तो कुछ स्पेशल कंडीशंस है ना, एक्सेप्शनल है। पर क्या हम सारे ऐसा कर सकते हैं? नो सर। बच्चे, अगर हम किसी एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन को देखते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं डेली बेसिस पे, तो वो अपने मसल्स को उस तरीके से क्या करते हैं? अडेप्ट करते हैं। आपने ये भी देखा होगा, कई लोग जब हम अगर आप हिल स्टेशन पे नहीं रहते, जब हम हिल स्टेशन पे जाते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। पर बच्चे, जो लोग वहां रह रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? व्हाट इज द रीजन? दे हैव अडेप्टेड। उनके ब्लड के अंदर आरबीसी की क्वांटिटी ज्यादा होती है हमारे मुकाबले। उनकी अडेप्टेशन उस तरीके से हो गई। तो बच्चे, अगर आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो आपके मसल्स अडेप्ट हो जाएंगे उस तरीके से। अगर बिगिनर हो तो नहीं। हमें याद रखना है चाहे स्पोर्ट्स पर्सन भी होता है बच्चे, वो अपना स्टेमिना बिल्डअप कर सकते हैं, पर उसका ये मतलब नहीं कि फिर भी वो लगातार ही भाग सकते हैं। उनकी भी एक लिमिट होती है। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो, आई होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट। ओके, तो मसल्स के अंदर क्या हो रहा है? यू हैव बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड, and due to this what is going to happen? Your muscles will start cramping up. Okay, तो हमें रुकना पड़ता है देन। और आपने कई बार देखा होगा बच्चे, when we engage in any physical activity, उसके बाद हम क्या करते हैं? हम अपने मसल्स को रिलैक्स करने के लिए क्या कर सकते हैं? ओके, क्या कर सकते हैं? What we can do? We can take bath with warm water, जिससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, लैक्टिक एसिड मसल से हट जाता है। या कई बार हम क्या करते हैं, मसल्स को वार्म ऑयल से मसाज भी करते हैं, उससे बच्चे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। तो जो लैक्टिक एसिड अकुमुलेट हुआ है, दैट इज कैरिड अवे फ्रॉम मसल्स एंड योर मसल्स रिलैक्स। देखो, सब कुछ बायोलॉजिकली रिलेटेड है, ठीक है? ऑलराइट, तो बच्चे, कुछ एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग्स हो सकते हैं जिसके अंदर लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन बहुत कम बनती है, या वो उसको ज्यादा टॉलरेट कर सकते हैं। पर बच्चे, वो एक्सेप्शनल केसेस है। अगर हम नॉर्मल अपनी रूटीन में देखें, तो अगर हम फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज करते हैं तो वी कैन देन डू इट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नॉट कंटिन्यूअसली, क्योंकि लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे मसल्स क्या हो जाएंगे? दे विल स्टार्ट क्रैम्पिंग अप। हाँ जी अजीत। सर, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो सर अगर हम उसके बाद कोल्ड वाटर से सर बाथ लेंगे तो सर वो हमारी बॉडी को नुकसान करेगा सर। तो दर्द होता है ना? यस सर। आपने देखा होगा, अगर आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करके आए हो किसी दिन और ठंडे पानी से ना लो, तो बच्चे आप तो मतलब, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ, आपकी बैंड बज जाएगी। बैंड बज गई मतलब क्या? आपके मसल्स पूरे दर्द होंगे, फिर अच्छी तरह पूरी बॉडी दर्द होगी। क्यों? आप एक तो पहली ऑलरेडी लैक्टिक एसिड, इतनी आप फिजिकल एक्टिविटी करके आए हो, ऊपर से ठंडे पानी से ना लो, तो लैक्टिक एसिड तो निकल ही नहीं पाएगा मसल से, गड़बड़ होगी। तो यही तो रीजन होता है।
इससे हम कहते हैं कि वार्म वाटर से नहाओ ताकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो, तो जो लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट हुआ है वो क्या हो, इट विल बी रिमूव फ्रॉम योर मसल्स एंड यू विल गेट रिलैक्स्ड। ठीक है, तो ये लोग सर स्पोर्ट्स सर में, एंड अगर हम जो स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं, यस जो सर, लोग स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं उनको ये चीज पता होगी। सर अगर हम किसी सन धूप से आए एंड सर फिर अपने घर पे आ जाए तो भी सर वो हमें नुकसान करेगा, क्योंकि सर वो तो टेम्परेचर। एक बच्चे अलग कहानी है ना, आप गर्मी से एकदम बाहर से आए हो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई है, एकदम ठंडे पानी से नहालोगे तो बच्चे फिर तो गड़बड़ होगी ना, यू विल हैव फीवर, वो तो अलग ही कहानी है। यस, ऑलराइट, थैंक यू। ओके बच्चे। हाँ जी सुनीश। तो सर हम लैक्टिक एसिड, जब हमें हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड होता है, हम ठंडे पानी से नहा लेते हैं, तो सर उसके हम खल्ली भी कह सकते हैं, जो दर्द पेन होता है हमारे, जो खल्लियां कह देते हैं पंजाबी में। बच्चे एक बार थोड़ा सा आराम से धीरे बोलो और क्लियर बोलो, जल्दी जल्दी बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही बात। सर जो लैक्टिक एसिड होता है जो हमारे मसल्स में होता है, और हाँ अगर जी, वो भी फिजिकल एक्टिविटी के बाद होता है, तो सर उसके बाद जब हम ठंडे पानी से नहा लेते हैं, तो सर वो उधर ही रह जाता है, उसको हम खल्लियां भी कह सकते हैं ना खल्लियां पंजाब में। खल्लियां पड़ गई तो सर ऐसा हाँ कुछ। कुछ ऐसे ही समझ लो, कुछ ऐसे ही समझ लो। पर बच्चे आपको एक चीज ये याद रखनी है कि जो लैक्टिक एसिड है ना, वो ग्रेजुअली जो है बॉडी हमारी रिसाइकल करती है उसको वापस पायरुवेट में। क्योंकि बच्चे जब पायरुवेट को आप लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हो तो अभी भी आपने एफिशिएंटली एनर्जी नहीं रिलीज की है। तो देखो हमारी बॉडी में कितना इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, जो लैक्टिक एसिड बनता है उसको वापस बॉडी रिसाइकल करती है पायरुवेट में, और वो पायरुवेट फिर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ताकि मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो सके। तो बॉडी में कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा, हमारे बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं। मसल में लैक्टिक एसिड बना, उस लैक्टिक एसिड को बॉडी रिसाइकिल करके पायरुवेट में कन्वर्ट करती है, वो पायरुवेट फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोशिश करो कि ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करो ताकि वो लैक्टिक एसिड आपके मसल से रिमूव हो जाए एंड यू फील रिलैक्स्ड। ठीक है, तो फटीग चली जाएगी। ओके, ऑलराइट, चलो। सो बच्चे दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर मसल्स। तो बच्चे एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये सारा जो स्टेप्स है हमारे रेस्पिरेशन के अंदर हो रहे हैं। ऑलराइट, तो बच्चे इसको बहुत कंसाइज तरीके से आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिखाया हुआ है। ओके, बहुत कंसाइज तरीके से एनसीईआरटी की बुक में दिखाया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट। ऑलराइट, दिस फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्लो चार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। Why? Because this simply represents how energy is being transformed in the process of respiration. ये वाला जो स्टेप है बच्चे, दिस इज ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ ग्लाइकोलाइसिस है, यू गेट पायरुवेट, दिस इज द फर्स्ट एसेंशियल स्टेप, कॉमन स्टेप, ये तो होगा ही होगा। अगर ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन कर रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन। ईस्ट में यू गेट एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। अब बच्चे अल्कोहल, जो मैं टर्म यूज कर रहा हूं अल्कोहल, बच्चे दिस इज एथेनॉल, एथेनॉल और इथाइल अल्कोहल, ये बच्चे हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। आप इसे एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हो। तो बच्चे दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। जो हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं ना, commercial preparation of alcohol, it is done by this process. all right, उसके बाद बचे मसल सेल्स के अंदर जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, यू गेट लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड मिलता है आपको। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट जाएगा, यू विल गेट CO2, वाटर एंड एनर्जी। तो बच्चे दिस सिंपली रिप्रेजेंट्स breakdown of glucose to release energy in the process of respiration. Depending on the organism, it can be aerobic or it can be anaerobic. all right, I hope this is clear. चलो अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, we'll be quickly skipping towards okay respiration in plants. okay, ये plants के बारे में इधर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दी गई है। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस
they require CO2. They require CO2. And what is produced? Oxygen. तो ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, it is released. पर बच्चे plants are also living organisms, so they will also show process of respiration. इनके अंदर respiration है, तो during respiration they require oxygen. They will require oxygen. और क्या रिलीज करेंगे? They will release CO2. अब it is a very interesting situation which is occurring in plants. बच्चे ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का रेट होता है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि डे टाइम में उसको लाइट मिल रही है. ओके, इन प्लांट्स व्हाट इज हैपनिंग, आई विल जस्ट राइट इट हियर. इन प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम, in plants during daytime, rate of photosynthesis is very high. Okay, rate of photosynthesis is very high. Okay, अब बच्चे जब ये rate of photosynthesis डे टाइम में बहुत ज्यादा है तो what is going to happen, क्या होगा? हमें ऐसा लगता है कि प्लांट डे टाइम में ऑक्सीजन यूज ही नहीं कर रहा, सिर्फ ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है. क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा हो रही है, उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो प्लांट क्या कर रहा है? ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा है उसको बाहर रिलीज कर रहा है. तो हम कई बार इसको गलत तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि प्लांट डे टाइम में रेस्पिरेशन नहीं करता. पर बच्चे दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन. During daytime, rate of photosynthesis is very high. तो प्लांट क्या करता है? इंटरनली कुछ ऑक्सीजन को यूज कर लेता है रेस्पिरेशन में, पर जो एक्सेस ऑक्सीजन है उसको रिलीज कर देता है. ठीक है, सो इन प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हाई. सो some of the oxygen is used internally for respiration, all right. पर बच्चे अभी भी प्लांट के पास बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है and excess oxygen is released. तो बच्चे what wrong interpretation we can do, हम क्या wrong interpretation निकाल सकते हैं जब इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं कि डे टाइम में तो प्लांट सिर्फ फोटोसिंथेसिस करता है, रेस्पिरेशन नहीं करता. पर बच्चे दिस इज रॉन्ग, ये गलत हमारी इंटरप्रिटेशन होगी, रेस्पिरेशन हो रही है. अब बच्चे नाइट में रिवर्स हो जाती है कंडीशन. ड्यूरिंग नाइट व्हाट हैपेंस? ड्यूरिंग नाइट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्रॉप्स, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस. अब बच्चे कंडीशन रिवर्स हो गई, डे टाइम से नाइट टाइम में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस बहुत कम हो गई. अब बच्चे प्लांट क्या करेगा? प्लांट विल टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, क्योंकि रेस्पिरेशन तो करनी है. प्लांट विल टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर and release more CO2 या more carbon dioxide comparatively at night. ओके, तो दिन के टाइम में प्लांट ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, जो CO2 वो रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस करता है उसको अंदर यूज कर लेता है. ठीक है, नाइट टाइम में उल्टी कंडीशन हो गई, उसको बाहर से ऑक्सीजन लेनी है और CO2 वो बाहर रिलीज कर रहा है क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो गया. अब बच्चे दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन. आपने कई बार सुना होगा कि जब हमें रात के टाइम किसी बड़े पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, और उसके पीछे लोग रीजन क्या देते हैं कि अगर आप पेड़ के नीचे सोओगे तो पेड़ के ऊपर क्या होती है? डायन होती है, चुड़ैल होती है, वो आके आपका गला दबा देगी. ओके, उसको कैसे रिलेट किया जाता है? इट इज एक्चुअली अ मिथ. अब देखो इसके पीछे क्या बायोलॉजिकल रीजन है. हाँ, चेतन इज सेइंग घोस्ट.
उसमें भूत रहते हैं, चुड़ैल रहती है। पर बच्चे इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग बायोलॉजिकल रीजन है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अगर आप किसी बड़े पेड़ के नीचे रात को सोते हो, क्या होता है बच्चे, वो डे टाइम के मुकाबले वो क्या करता है, रात को क्या कर रहा है, CO2 रिलीज करता है ज्यादा। तो बच्चे व्हेन यू स्लीप अंडर द ट्री, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होगा, आप उस CO2 को जब इनहेल करोगे तो यू माइट फील सफोकेटेड, आपको सफोकेशन होगी। CO2 इज हाई एट नाइट, तो आपको सफोकेशन होगी, और जब सफोकेशन होगी तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे आपका कोई गला दबा रहा है। तो लोगों ने उसको कैसे रिलेट कर दिया कि चुड़ैल आके आपका गला दबा रही है या भूत है पेड़ के ऊपर, नहीं रात को नहीं सोना चाहिए। पर इसके पीछे बच्चे बायोलॉजिकल रीजन है। ये प्लांट और दी ट्रीज, dense trees, they are releasing more CO2, so you should not sleep because you will get suffocated. Okay, Simran is saying why shouldn't we water plants at night? Okay, I have never heard before, पहले तो मैंने नहीं सुना, पर अगर मैं इसको लॉजिक के साथ देखूं बच्चे, नाइट टाइम में ट्रांसपिरेशन भी कम हो जाएगी, तो वाटर लॉगिंग ज्यादा हो जाएगी, रूट्स के आसपास वाटर लॉगिंग होगी तो रूट्स ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो आई थिंक दैट माइट लीड टू डेथ ऑफ रूट हेयर्स, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सर पपाया ट्री के पास रात को जाने से क्यों मना करते हैं, जब उसमें भूत बहुत कम ओके अब बच्चे ये तो अब देखना पड़ेगा, ठीक है। पपाया मतलब ट्रीज के लिए तो यही लॉजिक दिया जाता है कि पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर चुड़ैल है, पर वो मिथ है, दैट इज अ मिथ, आप इसे बायोलॉजिकली देख सकते हो। We can now relate it biologically. I think that is clear. Why we get suffocated? Khyati, why we get suffocated? Because you are breathing in carbon dioxide. क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है आपके आसपास, तो आप CO2 ब्रीथ इन करोगे, then you will feel suffocated. और बच्चे ये हम ट्रांसपोर्टेशन में सीखेंगे कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ना, बहुत बहुत जबरदस्त मॉलिक्यूल है, डिपेंडिंग ऑन कंपैरेटिव कंसंट्रेशन वो ऑक्सीजन या CO2 के साथ कंबाइन होता है। अब अगर आप पेड़ के नीचे सो रहे हो और आपके पास CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, तो आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को नहीं उठाएगा, CO2 को उठाएगा, एंड दिस विल लीड टू सफोकेशन। ओके, आई होप ख्याति दैट इज क्लियर। तो अगर अब अगली बार कोई बोलता है कि पेड़ पे भूत है, तो भूत नहीं होता, दैट इज बायोलॉजिकल रीजन। ऑलराइट, सिमरन ने एक क्वेश्चन पूछा है कि बच्चे जो ह्यूमंस अल्कोहल पीते हैं और जो हम स्टार्च टेस्ट में अल्कोहल यूज करते हैं, इज दैट सेम? यस बच्चे, दैट अल्कोहल इज सेम, पर बच्चे उसमें फर्क होता है। जो अल्कोहल हम लैब में यूज करते हैं दैट इज डीनेचर्ड अल्कोहल, डीनेचर्ड, उसको हम पी नहीं सकते, दैट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। अल्कोहल विच इज यूज फॉर कंजम्पशन, केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, पर जो लैब के अंदर यूज करते हैं उसमें हम और केमिकल्स ऐड कर देते हैं ताकि उसको कंज्यूम ना किया जाए, उसको सिर्फ लैब पर्पसेस के लिए यूज किया जाए, तो उसको हम कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। आई होप दैट इज क्लियर। हाँ जी अजीत। यस सर, मैं एक डाउट है सर। बोलो सर कि ना सर कुछ लोग कहते हैं कि प्लांट्स को ना सर ज्यादा सनलाइट में भी सर वाटर नहीं करना चाहिए। ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए? नो सर, अगर बहुत ज्यादा सनलाइट है तो भी वाटर नहीं करना चाहिए प्लांट्स को। पानी नहीं देना चाहिए जब बहुत ज्यादा सनलाइट है? यस सर। मैंने तो ये रीजन कभी सुना नहीं है ऐसा, बल्कि वो उल्टा है, अगर गर्मी बहुत ज्यादा है तो पानी तो देना चाहिए, नहीं तो प्लांट सूख जाएगा। नो सर, जब थोड़ा नॉर्मल हो जाए तब देना चाहिए। बच्चे आई एम नॉट श्योर, मैंने ये रीजन तो कभी पहले सुना ही नहीं है। हाँ ये जरूर है कि हम प्लांट को अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, जब शाम का समय हो रहा होता है थोड़ा, जब ज्यादा धूप नहीं होती तब पानी देते हैं प्रेफरेबली, क्योंकि अगर डे टाइम में आप ज्यादा पानी दोगे तो वो तो सारा ट्रांसपिरेशन से उड़ जाएगा। पर बच्चे यहाँ एक और प्रॉब्लम है, अगर दिन में जब टेम्परेचर बहुत हाई है और आपके Yes, प्लांट sir. सूखा है, पानी नहीं ठीक है, है। वो तो वैसे ही मर जाएगा, इट विल विल्ट एंड इट विल डाई। यस। यहाँ तो मतलब देखो बच्चे, बहुत सारी चीजें मिथ होती हैं, उसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। आपको तो ये सोचना है कि अगर प्लांट को पानी नहीं दिया दिन में जब बहुत गर्मी तब भी मर जाएगा ना, इट विल डाई, वो तो वैसे ही मर जाएगा, वो बचेगा ही नहीं। यस। ऑलराइट, हाँ जी आकृति। सर इन प्लांट्स को सर ज्यादा वाटर भी नहीं देना चाहिए सर? ज्यादा नहीं देना चाहिए, वो तो बिल्कुल सही है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर ज्यादा पानी दोगे तो रूट हेयर्स के पास पानी पानी हो जाएगा और उसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगी,
रूट हेयर्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? सॉइल के पोर्स में से। अगर सॉइल के पोर्स में पानी भर जाएगा तो ऑक्सीजन निकल जाएगी, फिर रूट हेयर्स मर जाएंगे, दे विल डाई। यस। ऑलराइट, आकृति बोलो। सर अगर प्लांट को नाइट के समय अगर लाइट दें तो सर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा? प्लांट को कौन सी लाइट दें? सर बल्ब लाइट सर, जो जिसे हाँ, तो आई थिंक ये तो हमने उस दिन भी डिस्कस किया था बच्चे। उसको विजिबल सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, सही अमाउंट ऑफ लाइट दो। अगर लाइट दोगे फोटोसिंथेसिस होगी। कोई भी विजिबल लाइट का सोर्स हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकती है, बल्ब की लाइट हो सकती है। पर हाँ, अगर ये बोलोगे जी कैंडल जला के रख दूंगी फोटोसिंथेसिस होगी कि नहीं, बेटा कुछ इंटेंसिटी का भी तो ध्यान रखना। ये थोड़ी कि एक दिया जला के रख दिया तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। ऑलराइट, ओके सर। हाँ जी सुनिष्ठ। सर जो हम अल्कोहल हम लैब में यूज करते हैं, हाँ, तो उसका सर उसका कलर क्लियर होता है, लेकिन जो कंजप्शन के लिए होता है सर उसका कलर चेंज होता है। ओके एनी कलर और ओके सुनिष्ठ, आई पर्सनली डोंट ड्रिंक अल्कोहल। ऑन अ लाइटर नोट, तो आई एम जस्ट वो तो जोकिंग। है सर। अरे आई एम जस्ट Yes. जोकिंग, अरे सुनिष्ठ आई एम जस्ट जोकिंग, ठीक है। अरे मैं बताता हूँ तेरे को, रुक जा। जो पीने वाली शराब होती है अल्कोहल, और जो हम लैब में यूज करते हैं बच्चे, वो सेम है केमिकली, दे आर केमिकली सेम। पर बच्चे जो हम लैब में अल्कोहल देते हैं या जो इंडस्ट्रीज में अल्कोहल देते हैं, उसको हम डीनेचर कर देते हैं। डीनेचर का क्या मतलब है? कि हम उसमें और केमिकल्स ऐड कर देते हैं ताकि कोई लोग उसका गलत इस्तेमाल ना करें। क्योंकि बच्चे जो अल्कोहल इंडस्ट्री में जाती है, लैब में जाती है, वो सस्ते रेट पे जाती है, सब्सिडाइज्ड रेट पे, क्योंकि उसको आप एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो या इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रहे हो। पर बच्चे जो अल्कोहल कंजम्पशन के लिए जाती है, वो तो आप अपने प्लेजर के लिए पी रहे हो, तो प्लेजर के लिए जो चीज है वो कॉस्टली होती है। तो केमिकली वो दोनों सेम है। लैब वाली जो अल्कोहल होती है वो हम पी नहीं सकते, अगर पियोगे तो आप अंधे भी हो सकते हो। डीनेचर्ड अल्कोहल होती है, ये हम कार्बन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे, इट कैन इवन लीड टू योर डेथ। ओके, तो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर। केमिकली वो सेम है, फॉर्मूला सेम है। ऑल राइट, सो आई गेट अ थम्स अप फ्रॉम सुनिष्ठ। और बच्चे जो कलर की बात है, देखो वो तो अलग अलग अल्कोहल्स पे डिपेंड होता है। अल्कोहल्स भी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज की होती है। ओके बच्चे, साइंस का एक पार्ट है फर्मेंटेशन। अल्कोहल इंडस्ट्री में बहुत सारे साइंटिस्ट वर्क करते हैं, उनको हम फूड टेक्नोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये पूरी एक फील्ड है, इसका कोर्स होता है, इसका एमएससी का कोर्स होता है। इसको कोर्स करके फिर लोग अल्कोहल इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, क्योंकि बच्चे इस प्रोसेस की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड इट इज साइंस, और इसमें बहुत अच्छी लोगों को सैलरी भी मिलती है। प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, साइंटिफिक प्रोसेस, और इसमें बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड भी हैं। दे हैव टू अंडरगो अ कोर्स, इसके लिए पूरी एक डिग्री होती है। और जो अलग अलग कलर्स है, अलग अलग स्मेल है, अलग अलग टेस्ट है, वो डिपेंड करता है सोर्स पे। अल्कोहल भी अलग अलग कैटेगरी की होती है, रम, विस्की, बियर एटसेट्रा। तो वो उसके सोर्स और उसके फर्मेंटेशन प्रोसेस पे डिपेंड करता है। ऑलराइट, हाँ जी अजीत बोलो। सॉरी